अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारी चौधरी है फ्रॉम जैम एसोसिएट्स। आज हमारे साथ फिर एक दफ़ा मौजूद है इस्लामाबाद की मरूफ शख्सियत जनाब खालिद साहब। इनके साथ रियल एस्टेट के मुतालिक कुछ मुफीद गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। कैसे हैं खालिद साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप चूँकि इस्लामाबाद रियल एस्टेट कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद रियल एस्टेट कम्युनिटी इस वक्त जो जिस सफ़र से गुजर रही है या जो सफ़र कर रही है इस वक्त, इसकी क्या वजूहत हैं? इस्लामाबाद की रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है वो सारे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की तरह चूँकि इस्लामाबाद हो या सारा पाकिस्तान हो, रियल एस्टेट का पेशा यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट नहीं किया हुआ। इसके रेगुलेट ना होने की वजह से जो है ना सरमायाकार का जो यकीन है, जो एतमाद है, वो काफ़ी मुतज़लज़ल है और इसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज होता है सरमायाकार कि मैं यहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ पे ना करूँ। ठीक है। और ना अदारे उसको इनकरेज करते हैं, ना कोई प्रॉपर रहनुमाई का प्लेटफॉर्म मौजूद है जिससे उसको मदद मिले, और ना ही इन्वेस्टमेंट करवाने वाले लोग जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं। ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से इस्लामाबाद हो या सारा पाकिस्तान हो, यहाँ की रियल एस्टेट कम्युनिटी काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है। और हुकूमती पॉलिसियाँ भी रियल एस्टेट को कुचलती हुई नजर आती हैं। ठीक है। वो गधे और घोड़े को बराबर हाँकने के चक्कर में ठीक है। गवर्नमेंट IMF का कह के डरा डरा के जो है वो इस कम्युनिटी की कमर तोड़ी है। ठीक है। और इस रियल एस्टेट कम्युनिटी की कमर तोड़ने का मतलब 40 मजीद सनतों की कमर तोड़ना है। ठीक है। जिसकी वजह से कैश फ्लो नहीं है मार्केट में, और कैश फ्लो ना होने की वजह से ही मार्केट मंदी का शिकार है। और कैश फ्लो ना होने की जो बुनियादी वजह है, एक तो कॉपर का ज्यादा होना, ठीक है, जो कि 1 सिंगल डिजिट होना चाहिए, वो भी मिनिमम सतह पे, और उसके अलावा टैक्सेस की भरमार बगैर किसी होमवर्क के, और टैक्सेस भी तरह तरह के, एक तरह के नहीं, तरह तरह के। ठीक है। और फिर जो सही गाइडलाइन रियल एस्टेट का पेशा रेगुलेट होने की वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है कि कोई भी इसमें सरमायाकारी करना चाहता है तो वो उसके लिए वो किन किन मराहल से गुजरे, ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है। रियल एस्टेट कम्युनिटी को जितनी भी आप देख लें, दुनिया की मशरतें आगे गई हैं, उन सब ने आगाज रियल एस्टेट में बेहतरी से किया है। ठीक है। रियल एस्टेट में बेहतरी से क्यों किया है? ये रियल एस्टेट का हर किसी मतलब नहीं को प्लॉट ले लिया और प्लॉट बेच दिया। रियल एस्टेट के अंदर बहुत कुछ आता है। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। ठीक है, ये पूरी एक फील्ड है भरपूर किस्म की, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, और ये मजीद 40 शोबों की जो है ना फाइनेंशियल मूवमेंट का जरिया है। इसकी वजह से जो फैक्ट्रियां हैं वो चलती हैं, मिलें चलती हैं, और इसके अंदर जो है वो लोग पैसा बनाते हैं। रियल एस्टेट को कुचलने का नुकसान ये हुआ कि गोल्ड की कीमत आप देख लें कितनी ऊपर चली गई है, और उसमें गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का फायदा हुकूमत को है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या उसका फायदा आम शहरी को है? बिल्कुल भी नहीं है। सरमायाकार को मजीद अमीर से अमीर तर बनाने की वो चाह है, जबकि बेहतरीन सरमायाकारी वो होती है जो नीचे से उठाए ग्रोथ को, तरक्की को निचले लेवल से लेके वो आगे तक जो है ना वो उसके असरात जाए हायर लेवल पर। ठीक है। सरमायाकार को भी उसका फायदा हो, और उस सरमायाकार से जुड़े हुए एक ऑफिस बॉय को, एक PN को, एक मुलाजम को, एक लेबर पेशा जो शख्सियत है उसको भी उसका फायदा हो। सब मिलके वो तरक्की उस सूरत में कर पाते हैं जब कैश फ्लो होता है। एग्जैक्टली। तो ये सब वजूहात हैं। अच्छा, IMF का जिक्र खालिद साहब आपने किया है। नवंबर 2025 में हम देखते हैं IMF की टीम आती है पाकिस्तान, और हमें पता लगता है कि $1 अरब कर्ज के तहत IMF की 21 कड़ी शराइत मान ली गई हैं। ना वो आम आदमी को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है वो 21 कड़ी शराइत कौन सी हैं। उसके बाद पता लगता है 8 दिसंबर 2025 को FBR हैवी टैक्सेस रियल एस्टेट पे इम्पोज करता है जो अनरियलिस्टिक है। इवन कि F6-7 की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर 1 कनाल के घर की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखें हम, तो वो 25 करोड़ है या 20 करोड़ से 22 करोड़ है। उसकी सरकारी वैल्यू जब आप 25 करोड़ मुतय्यन कर देंगे तो मार्केट किस तरह चलेगी? उसके बाद फिर उसका इम्पैक्ट ये है कि अब रियल एस्टेट की हालत इतनी अनरियलिस्टिक है और इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी है जो अपनी फाइनल रिपोर्ट्स देगी 31 जनवरी तक। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट के जो भी स्टेप हैं, IMF की जितनी भी जायज़ नाजायज़ बातें मानी जाती हैं, उनके बावजूद रियल एस्टेट में ये मौके हैं कि रियल एस्टेट दोबारा स्टैंड हो सके? जी, रियल एस्टेट में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है।
इसमें कोई शक नहीं, और गवर्नमेंट की मजबूरी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चलाए, ठीक है। वरना गवर्नमेंट के जो स्टेक हैं वो भी मुतासर रहेंगे। सिर्फ बुरानी कर्जों से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। मुल्क के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है ओवरसीज की, वो भी उसका एतमाद और यकीन भी तब बनेगा अगर रियल एस्टेट फ्रेंडली टैक्स पॉलिसीज होंगी। रियल एस्टेट फ्रेंडली टैक्स पॉलिसीज ना होने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो, आप देख लें कि दुबई में दूसरे नंबर पर अगर कोई बाइंग कर रहा है तो पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर बाइंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक बबल है और वो एक इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बना हुआ है दुबई। उसकी सिंपल वजह क्या है कि उनकी दुबई का है कि जो मर्जी खरीदो, जो मर्जी बेचो, 5% टैक्स देंगे आप। ठीक है। ठीक है, फिक्स टैक्स है। 5% टैक्सेस जो है ना उनकी वजह से दुबई इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बना हुआ है। तो यहाँ पे 13% तक आपके टैक्सेस चले जाते हैं किसी भी सेलर के लिए, परचेजर के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेट एजेंट हैं जो जिनका काम ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाना है, उनकी कोई तरबियत का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। उनके लिए लाजमी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी स्टडी के लिए उनके लिए कम से कम 1 साल का जो डिप्लोमा है वो जो टेफा के अदारे हैं इनके जरिए पूरे मुल्क में उसके कोर्सेज करवाए गए। टेफा से 1 साल का डिप्लोमा किए बगैर किसी को अपना रियल एस्टेट का ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रियल एस्टेट का ऑफिस खोलने के लिए एक तो टेफा का आप 1 साल का डिप्लोमा हो, उसके अलावा आपके पास 6 माह का या 1 साल का किसी पुरानी रियल एस्टेट कंपनी का आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो। ठीक है। ये 2 चीजें आपके पास हों तो तब आप अपना रियल एस्टेट ऑफिस बना सकें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने किसी का करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करवाना है, किसी का करोड़ों नहीं भी है, लाखों नहीं है, लेकिन उसकी वो जिंदगी भर की जमा पूंजी है। बिल्कुल। आपकी गलत मशवरे की वजह से अगर किसी की सरमायाकारी डूबती है या किसी गलत जगह पे ब्लॉक होती है तो उसकी बड़ी वजह आपका नॉन प्रोफेशनल होना है, आपका नीम हकीम खतरा जान होना है। एग्जैक्टली। तो ये नीम हकीम खतरा जान होने वाली जो बात है, इसकी वजह से भी जो सरमायाकार है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ट्रेनिंग की बात की, उसके लिए आपने बताया टैप्टा एक बेहतरीन अदारा है जो इस अदारे के लोगों को, रियल एस्टेट के लोगों को पॉलिश कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम ऑफिस आता है, अपनी क्यूरीज को प्रॉपरली हैंडल करता है, प्रोफेशनली हर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन फिर पता चलता है, सुबह उठता है वो तो पता लगता है जो टैक्स कल 3% था वो सुबह 6% हो गया है। हुकूमती पॉलिसियां किसी तरह भी रियल एस्टेट को जीने नहीं दे रही। हुकूमती पॉलिसियां किसी तरह भी रियल एस्टेट को कंफर्ट लेवल में नहीं रखने दे रही। ना हुकूमती पॉलिसी पे कहीं ये नजर आता है कि वो रियल एस्टेट को प्रमोट करें। चलो आप उसको प्रमोट नहीं करते, कम से कम डिस्करेज तो ना करें। तो इस मामले में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या स्टेप लेने चाहिए? हुकूमत कब इसको संजीदा लेगी, कब इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर लेगी? हुकूमत कब इस नहज पे, इस नतीजे पे पहुंचेगी कि इस इंडस्ट्री को चलने दें? इस इंडस्ट्री को हम चलने देंगे तो ये 30 से 40 इंडस्ट्री साथ और चलाएगी। इस इंडस्ट्री के वाली वारिस हम बनेंगे। इस इंडस्ट्री की टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। इस इंडस्ट्री की टैक्स फ्रेंडली पॉलिसी होगी तो ये पाकिस्तान से अरबों खरबों डॉलर्स हर साल मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। ये इस बारे में क्या कह सकते हैं? हुकूमत तो बदकिस्मती से हुकूमत के जो बाबू हैं, पैंटों कोटों और टाइयों वाले, हाँ जी, जिनको सरकारी घरों सरकारी गाड़ी मिली होती है और उनके हर महीने की 5-7 तारीख को बेहतरीन सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है, वो जब रियल एस्टेट को बतौर पेशा देखते हैं तो उनको ये कुछ शायद फजूल काम नजर आता है। ठीक है। उसकी वजह से वो जो है वो ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाते जिसमें रियल एस्टेट के अंदर पैसा शफाफियत के साथ भी लगे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिले। गवर्नमेंट के उन बाबुओं को पता ही नहीं कि जो अगर हम कम टैक्स रखेंगे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी। एब्सोल्युटली। मल्टीपल ट्रांजैक्शन होने से रेवेन्यू ज्यादा आएगा। एब्सोल्युटली। अगर आप टैक्स का लेवल हाई रखेंगे तो ट्रांजैक्शंस कम होगी, जिसकी वजह से उनको रेवेन्यू कम आएगा। तो मेरे ख्याल में तो दुनिया के हर मुल्क को अपना मुआशी निज़ाम चलाने के लिए उनको जो रेवेन्यू चाहिए होता है, ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है, वो तो जुड़ा ही मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के साथ है। बिल्कुल। तो आप जाके अदारों में देख लें, गवर्नमेंट तो यहाँ पे इस्लामाबाद में मिसाल दे देती है कि जी किधर रियल एस्टेट में मंदी है, सीडीएम में तो 15 अरब रुपए के, यहाँ वो 15.5 अरब रुपए की अभी हालिया ऑक्शन हुई है। तो मंदी कैसे, ये आप देखें, मखसूस लोगों को ये आप लेके चलेंगे साथ, तो जो मजदूर तबका है या जो मिडिल क्लास है वो तो पिस जाएगी। पिस जाएगी। आप तो चाहते हैं सिर्फ अरबपति ही अपने अरबों को मल्टीप्लाई कर सके,
एग्जैक्टली। ठीक है, आप करोड़ों वालों को तो जगह ही नहीं दे रहे, करोड़ों वालों को तो आप मजबूर कर रहे हैं कि वो गोल्ड की टिक्कियां खरीद लें, वो सिल्वर की टिक्कियां खरीद लें, और या वो बाहर के वीजे लगवाएं, बाहर जाएं। उनको तो आप रास्ते नहीं दे रहे, यहाँ पे कोई 5 मरले का घर बना के भी बेच ले, किसी की कैपेसिटी रह जाए कि वो अपनी छत अपना फ्लैट खरीद ले, तब तक आप पूरा अंदाजी कर करके और भीख के तौर पे लोगों को घर देते रहेंगे, अपार्टमेंट। लोगों को खुद कफालत की तरफ लेके जाना गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए कि एक आम आदमी को खुद कफालत की तरफ कैसे लेके जाना है, ना कि आप सिर्फ अरबपतियों को ही मौका दें कि वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। Exactly. उनके लिए तो पाकिस्तान, दुबई, वो एक ही चीज के दो नाम हो सकते हैं कि आए और वो करें। लेकिन अब जो अरबपतियों की भी ये मिसाल है, 15 अरब रुपए की जो हुई है ऑक्शन, ये 3 गुना ज्यादा हो सकती थी अगर रियल स्टेट फ्रेंडली पॉलिसी होती। और रियल स्टेट की वजह से हुकूमत पाकिस्तान का 60% कर्जा 70% उतर सकता है अगर सिर्फ इस पेशे को आसान कर दिया जाए और मुनज़्ज़म कर दिया जाए। मुनज़्ज़म कर दिया जाए। Exactly. दूसरी जो बदकिस्मती है, एक तरफ तो बाबुओं का कसूर तो है ही गवर्नमेंट के लोगों का, दूसरी तरफ जो हमारी रियल स्टेट कम्युनिटी है बदकिस्मती से उसके पास भी क़यादत नहीं है जो गवर्नमेंट को कायल कर सके, जो हुकूमत वक्त को कायल कर सके कि आप ये चीज़ें करें। जो रियल स्टेट क़यादत है वो भी जड़ों में पटी हुई है, वो भी एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ, अपने ऊपर टाइटल्स और जो है वो अपनी चौधराहट के सिक्के जमाने में मसरूफ, और वो भी आर्टिफिशियल तरीकों से, वो भी हकीकी तरीकों से नहीं, वो भी आर्टिफिशियल तरीकों से, जिसकी वजह से जब सरकारी मशीनरी रियल स्टेट के लोगों को आपस में गुत्थम गुत्था देखती है तो वो भी इनकी दी हुई तजावीज़ को कोई अहमियत नहीं देती। तो जब मशावरत के साथ रियल स्टेट की एक प्रॉपर काउंसिल हो, वो काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट के साथ हर शहर के लिए हर सतह पे बात करे, उसका प्रॉपर एक ऑफिस हो, उधर जो है दुबई तर्ज की रियल स्टेट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराया जाए जिसमें स्टेट एजेंट के सर्विस चार्जेस भी सिक्योर हों और एक सिस्टम के जरिए स्टेट एजेंट सामने आए। बिल्कुल। उस सिस्टम के जरिए जब सामने आएगा तो जो सरमायाकार है, खरीदार है, बेचने वाला है, उनको भी फैसिलिटेट करेगा। तो ये जो रियल स्टेट का रेगुलराइज होना है, ये एक खूबसूरत माशरे के बनने की वजह बन सकती है, एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता माशरा बनने की वजह बन सकती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। अभी रिसेंट जो ऑक्शन हुआ है सीडीए की तरफ से 15 अरब रुपए का, उसमें आम आदमी को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। सीडीए खुद ही ब्रॉड बेचता है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, नीचे तक कुछ नहीं आता। सीडीए से पूछा वो पैसा कहाँ गया है। सीडीए की करप्शन की हालत सबके सामने है, बिल्कुल। इस्लामाबाद की हालत, अंडरपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद पानी का मसला उसी तरह है, बिल्कुल। सिक्योरिटी का मसला उसी तरह है। बिल्कुल। ठीक है, नए सेक्टर्स जो साल से जो दादे को प्लॉट मिला था, पोता भी बेचारा कब्र में चला गया है, बिल्कुल। लेकिन अभी तक उनको पोजेशन नहीं मिला। गवर्नमेंट के आप हालात देख लें कि मलिक रियाज साहब जैसे बंदे, शख्सियत, जिन्होंने जो मर्जी है उन्होंने एक मॉडर्न रहाइश का जो तोहफा दिया पाकिस्तानी कौम को, एक 40 फुट 50 फुट की गली का जो कंसेप्ट दिया और फिर बड़ी आसानी के साथ लोगों का एतमाद जीता। उनके एतमाद जीतने की वजह से उन्होंने जो वादे किए उन्होंने पूरे किए। उनके साथ इस हुकूमत ने क्या किया, उनको सियासत का शिकार करके उनको बिल्कुल एक प्राइवेट डेवलपर जिसने अपने आप को मनवा लिया था इस मुल्क के अंदर, उसको बिल्कुल खुले लाइन लगा दी है। गवर्नमेंट किसी भी तरह सीधे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से काम करने वाले को आगे बढ़ते देखने नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है जो माफियाज का पिट्ठू बन के चले, जो माफियाज का हिस्सा बन के चले, जो चोर दरवाजे इस्तेमाल करे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, उसको जो है ना वो गवर्नमेंट चाहती है कि तो वो लोग रास्ता बना सकते हैं तो बनाए, वरना जो है ना वो बेशक रियल स्टेट ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सारी कौम का नुकसान हो रहा है। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी गवर्नमेंट की है नहीं, बिल्कुल, बल्कि बिजनेस क्रशिंग पॉलिसी है। बिल्कुल है। आपने मलिक रियाज साहब की एग्जांपल दी है, सिर्फ मलिक रियाज साहब ही नहीं है, इस मुल्क में और भी इस तरह की बहुत मिसालें हैं जो हमारे सामने नहीं आती, बिल्कुल, जिनका हम कुछ का हम नाम नहीं लेते, बिल्कुल, काला भी गोना आ जाए, लेकिन वैसे जो है हम कुछ जो है वो इस तरह के भी हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जिनका विजन है, बिल्कुल। तो लेकिन सोसाइटी पोटेंशियल रखती है इस तरह का। विजन की आपने बात की है जी। विजन में अगर इस्लामाबाद में अगर कोई बड़ी मिसाल है तो वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब है, एब्सोल्युटली, जिन्होंने फैसल टाउन के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, डिलीवर किया है। बिल्कुल। फैसल रेजिडेंशिया उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, उनकी मोतबर शख्सियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो एक आम स्टेट एजेंट होने के नाते भी मेरा उनको मशवरा होगा कि वो फैसल रेजिडेंशिया के मामला को भी जल्द अज जल्द हल करें,
ताकि उनके ऊपर जो सवालिया निशानी है उठता है फैजल रेजिडेंशिया के अथॉरिटीज के हवाले से, उनको डेवलपमेंट और पोजेशन देने के हवाले से, वो भी जल्दी हाल हो। और बाकी उन्होंने जब भी कमिटमेंट किया उन्होंने पूरी की है। बिल्कुल उनको फैसल टाउन 2 में बेहतरीन रिस्पांस में मार्केट से मिला, उसकी वजह उनकी कमिटमेंट है, उनकी credibility है। उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको डिलीवर करना है। तो उन्होंने हमेशा किया है। और ऐसे लोगों के लिए भी गवर्नमेंट तो चाहिए कि उनके रास्ते में रोड एंड आर्ट करे। फिर अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब अच्छा काम कर रहे हैं, या DHA भी आप इस्लामाबाद में इन हो रहा है हर हवाले से, हाँ जी, तो इसमें CDA का काम क्या, जो 30-35 सेक्टर, इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि एक जो है वो कमिश्नर और एक जो है वो मेट्रोपॉलिटन का जो है वो मेयर और एक चेयरमैन CDA, इन तीनों के इख्तियारात एक ही शख्सियत के पास हों। और वो मेहनत तो करते हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, लेकिन उनकी ओवरलोड कैपेसिटी उनकी बढ़ा के तो सारी चीज़ें उनके ऊपर थोप दी जाएं। उनकी टीम वर्क भी आप देखें, टीम वर्क के जरिए भी ठीक है। एक मिसाल आजकल दी जा रही है कि जी हमने जो रेवेन्यू इकट्ठा किया उसके फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफर फीसेस में आप पहले तो 40-40 साल आप 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फीस लें, फिर आप उसको यकदम जो है ना वो DC रेट के से 1% से मंसूब करें, फिर उसको आप यकदम 3% कर दें। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। ये रियल स्टेट फ्रेंडली पॉलिसीज जो हैं ये उनको कुचलने के मतरादफ है। एग्जैक्टली। मोहम्मद अली रंधावा साहब, आप भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, आपके बच्चे भी इसी मुल्क में रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ये जो 30-35 सेक्टर हैं, इनके अंदर जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, इनके अंदर सरमाया कैरी करने वाले लोग हैं, क्या लाजमी हो गया कि उनको सिर्फ आप उसी सूरत में इनकरेज करेंगे कि वो आपसे एक्शन में आके प्लॉट लें? अब सूरत देगर जो यहाँ का सेलर है, परचेजर है, वो कैसे अकोमोडेट होगा अगर उसके ऊपर आप इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे? यहाँ पे जो बिल्डर है जो बना के बेचता है, तो FBR एक थप्पड़ मारता है, अगले दिन आप मार देते हैं। फिर आपका जो BCS का है तरीकाकार नक्शों की मंजूरी देने का, उसके लिए बड़े मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है। ये 2025 है यार, आप बहरिया टाउन के डिजिटल निज़ाम से सीख लें कि वो पोजेशन कैसे देते हैं। आप DHA के निज़ाम से सीख लें कि वो पोजेशन कैसे देते हैं प्लॉट का, और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल कैसे देते हैं, डिजाइन की अप्रूवल कैसे देते हैं, फाइल के लिए कोई अप्लाई करे, कोई ट्रांसफर के लिए अप्लाई करे, तो उसको कितने कॉर्पोरेट माहौल में वहाँ का सेलर परचेजर, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट में देख लें कितने सेलर को परचेजर को रिस्पेक्ट मिलती है, DHA में मिलती है, बहरिया में मिलती है, कि वहाँ पे जाकर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने प्लॉट की ट्रांसफर कराते हैं, बगैर आप लाइनों में लगे, बगैर आप क्लर्कों के पीछे फाइलों के ढेर लेके फिरते। ये 2025 हो और 5G का दौर हो और दुबई जैसा आपके साथ कंपटीटर हो, NDC ना हो आपकी 1.5-2 महीने, और आप अपने ही जारी करदा अलाटमेंट लेटर्स को जनवनस का नाम दे के 3-3 लाख रुपए उनकी क्लियरेंस की जो रिश्वत है उसके दरवाजे खोल दें। आप मोहम्मद अली रंधावा साहब, आपने इस कम्युनिटी पर रहम करना है, इन चीज़ों के ऊपर रहम करना है। आप पढ़े लिखे हैं तो विजनरी हैं, आप बड़े अच्छे घराने से आपका ताल्लुक है, बड़ी मोतबर शख्सियत है, ठीक है, लेकिन ये विजन के साथ चीज़ों में बेहतरी लाएं, चीज़ों को डिजिटलाइज करें मैक्सिमम, ठीक है। आजकल डिजिटलाइजेशन का जो दौर है ये इंसानियत के कंफर्ट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, एग्जैक्टली। ना कि जो कंफर्ट है ये मखसूस तबके का के लिए रह जाए, और जो अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो गरीब तबका है, ये उसके कुचलने का बायस बनता रहे। तो अगर आप लोग निचले लेवल तक सहूलतें नहीं देंगे तो एक लावा है जो नीचे पक रहा है, वो लावा जो है वो फिर बड़े बड़े जो है ना अरबपति जिनको आप लोग फैसिलिटेट करते हैं, ये उनको भी ले डूबेगा ये लावा। एग्जैक्टली। खालिद साहब, आपने CDA की मिसाल की निशानदेही बड़े बाशकाफ अल्फाज में की है, लेकिन ये CDA के इन्हीं मिसाइल की वजह से अब होता क्या है हमारे मुल्क में ये होता है, जाली सोसाइटीज़ बनती है, रातों रात उनकी हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों फाइलें बिकती हैं जिनमें आम आदमी का अरबों रुपए डूबता है। उसके बाद वो नैब में जाता है, फिर साल वो नैब की चक्की में पिसता है, उसके बाद उसे एंड में कुछ भी नहीं मिलता। पता लगता है या तो सोसाइटी मालिकान जो है वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, या वो नैब के साथ प्ले बार्गेन करके अरबों रुपए के फ्रॉड को करोड़ों रुपए पे करके जान छुड़वा चुके हैं। तो ये मामला, और CDA सेक्टर्स की अगर हम बात करें, CDA सेक्टर्स में नो डाउट बहुत पोटेंशियल है, और यही वजह जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है, हर इन्वेस्टर की, हर एंड यूजर की ये विश होती है कि वो CDA सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, यहीं पे रहे, क्योंकि पोटेंशियल है, एप्रिसिएशन है।
तो लेकिन सीडीएस सेक्टर जब आप अगर किसी घर के F7 में मालिक हैं, आप F6 के किसी घर के ऑनर हैं, आप G13 के किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप F10 में किसी अपार्टमेंट के ऑनर हैं, आप अपनी फाइल चेक करने चले जाएं सीडीए के अंदर, तो आपको एक हफ्तावारी नहीं मिलती, आपकी फाइल ही नहीं मिलती जब तक कि आपके साथ कायदा ना हो। बिल्कुल ऐसे। जब तक आपको अंडर टेबल आप अमाउंट ना दें, तब तक आप अपनी ही घर की फाइल, अपनी ही प्रॉपर्टी जिसके आप ऑनर हैं, आप उसको नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे। तो जब इस तरह के हालात होंगे, आम आदमी बेचारा फिर फ्रॉड सोसाइटियों का शिकार बनेगा, गवर्नमेंट उसकी दादरसी नहीं करेगी, तो रियल स्टेट कैसे चलेगी? रियल स्टेट की फिर यही हालत होगी जो इस वक्त है, आम आदमी बेचारा इसी तरह सफर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर फिल फॉर इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर आपकी बातों से मैं जो चीज समझ रहा हूँ ना, FPR या CDA ये मुसलसल ऐसी पॉलिसीज दे रहा है जो अवाम दोस्त ना हो, जो रियल स्टेट फ्रेंडली ना हो। आप देखें कि अगर आप टैक्सेस की जो शरह है उसको आप मिनिमम कर दें तो वो आपको शायद IMF ना करने दे, उसको अगर आप मिनिमम कर दें तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में आप जो है ना उसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा आपके पास आ जाएगा, और लोग जो असल कीमत है मार्केट वैल्यू उसके ऊपर भी आपको टैक्स देंगे। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन आप सरकारी कीमतें और मार्केट कीमत के दरमियान का फर्क और 4.5% टैक्स और 6% ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ टैक्स, ये सारी चीजें और फिर ट्रांसफर फीस अलहदा से, तो ये सारी चीजें जो है ना वो रियल स्टेट को जो है ना वो डंप करने का, उसको उसका बेड़ा गर्क करने का जरिया बनती है। तो इन चीज़ों को अगर आप जितना आसान करेंगे, इनका आसान करने का जो और बड़ा रास्ता है वो सरकारी जो खर्चे हैं वो कम किए जाए, सरकारी अफसरान की जो मराहत है वो कम किए जाए। उनकी जो गाड़ियां हैं इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, फिर उनके जो है ना सर्दी है तो हीटर चल रहे हैं, नहीं भी जरूरत तो चल रहे हैं, बिल देना है सरकारी इदारे ने, वापदा को देना है, AC चल रहे हैं तो बेवजह चल रहे हैं। ये इन सारी चीज़ों का कोई जो है ना वो जब तक इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो तब तक सरकारी खर्चे बढ़ते रहेंगे और IMF के कर्जे से कभी भी इस मुल्क कौम की जान नहीं छूटेगी, और उस कर्जे की वजह से भी अमीर अमीर तर होता जाएगा और दरमियानी मिडिल क्लास और जो गरीब तबका ये क्रश हो जाएगा। और ये जहाँ पे मिडिल क्लास ग्रो नहीं करती, जहाँ पे गरीब तबका ग्रो नहीं करता, उस मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो हमेशा खतरे में रहता है। एब्सोल्युटली। और वो लाजमी आपने बांग्लादेश का देखा है पिछले दिनों, वो ऐसी चीज़ों की वजह से फिर एक ना एक दिन ऐसा तूफान आता है जो अमीर तबका होता है जिसमें वहाँ पे दरमियानी क्लास के हकूक़ को दबाया हुआ होता है या उनको जकड़ा हुआ होता है टैक्सेस के जरिए, जालमाना कवानीन के जरिए, माफिया को इख्तियार करके, बिल्कुल माफिया की शक्ल इख्तियार करके, तो वो फिर जो मजलूम तबका है वो एक ना एक दिन आपका गिरबान पकड़ता है, तो जिससे जो है वो पूरी कौम का नुकसान होता है। खालिद साहब, आपने करंट सिनेरियो पे बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए हैं, आपने जड़ से पकड़ा मामला को और आपने सही मायनों में इसकी अक्कासी की है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह क्या है। यस। तो अब ये रियल एस्टेट कम्युनिटी बेचारी जो इस वक्त सफ़र कर रही है, मैं तो इसको बेचारी का लफ्ज़ ही दूंगा जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद आप भी शामिल हों, तो इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रियल एस्टेट कम्युनिटी के जो दोस्त हैं उनको ये मशवरा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। विनर वही होता है जो मुश्किल हालात में मैदान नहीं छोड़ता। आप ये जो मुश्किल हालात में इसका मर्दाना वार मुकाबला करें। मर्दाना वार मुकाबला शेरों की तरह आपने करना कैसे है? एक तो अपने एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक कारोबार से नहीं है उनको कम करें, ठीक है, और दूसरा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं और कंसिस्टेंसी लाएं। डिसिप्लिन लाने के लिए जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार है वो है इशा के बाद फौरन सो जाना और फजर की नमाज के बाद जागना और फिर ना सोना। जबरदस्त, ये एक बुनियाद है डिसिप्लिन की। एक्सीलेंट, ठीक है, इस डिसिप्लिन की बुनियाद को जब आप अपना लेंगे तो आपकी रूटीन भी ऑटो पे लग जाएगी जो बरकतों से भरपूर होगी, और आपका टाइम जो है आपका एक एक मिनट वो आपका पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में लगेगा। और दूसरा टीम वर्क को तरजीह दें। अपनी जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें से जो आपको आमदन आती है उस आमदन का 50% अब अपने घर के अखराजात पे लगाएं, 50% अपने कारोबार की बेहतरी पे लगाएं। ठीक है, आपने कारोबार की बेहतरी कैसे आपने करनी है? अपने ऑफिस के इंटरनल सिस्टम को डिजिटलाइज करें, ठीक है, मैक्सिमम डिजिटलाइज करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं।
लेकिन आप डिजिटलाइजेशन को छोड़ के पुराने तरीकों के मुताबिक रियल एस्टेट से काम ना करें। और दूसरा, आपने अपने ऑफिस को जो रिस्पेक्ट दिलानी है, वो सिर्फ उसका आगाज जो होता है वो एक ही चीज से होता है कि जो सेलर और जो परचेजर है उसको आपकी सर्विसेज का आगाज आपके ऑफिस में बुलाने के बाद हो, ठीक है। फिर जो सेलर है उससे आप मजबूर करें कि वो आपके अलावा सिर्फ एक या दो मजीद कंपनीज को ऑथराइज करें मखसूस मुद्दत के लिए कि वो इस प्रॉपर्टी पे वर्क करें, और सारा शहर वो प्रॉपर्टी ना बेचे। इस बात को यकीनी बनाएं। इसके लिए लाजमी आपको तवक्कल का हाईएस्ट लेवल चाहिए। और जो परचेजर है वो भी जब तक आप अपनी आंखों से देख ना लें, कानों से सुन ना लें, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक के ऊपर, फिर ये जो डिजिटल टूल्स है ना, ये बिल्कुल इन्वेंट्री शेयर करने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ पोटेंशियल बताने के लिए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कि आप ये सलाहियत रखते हैं कि किसी के पैसे सही जगह पे लगवा सकें। ये पोटेंशियल बताने के फोरम है। और दूसरा, आप किन एरियाज में स्पेशलिस्ट हैं, किस डोमेन में स्पेशलिस्ट है। आप कंस्ट्रक्शन में ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, आप रेनोवेशन में ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, या आप रेंटल प्रॉपर्टीज में ज्यादा स्पेशलिस्ट है, या आप रेंटल कमर्शियल में ज्यादा स्पेशलिस्ट है, या आप जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ज्यादा जो है वो स्पेशलिस्ट है, या आप कॉर्पोरेट अदारों की सर्विसेज के हवाले से ज्यादा स्पेशलिस्ट है। आपने इनमें से एक मैदान चुनना है, और वो चुनने के बाद आपने राइट लेफ्ट नहीं देखना, जो मर्जी हो जाए आपने राइट लेफ्ट नहीं देखना। आपने लालच करके हर सुराख में हाथ नहीं देना। आपने सिर्फ जो है अपने जो स्पेसिफिक डोमेन है उसी में आपने सीखने को अपना जो है वो सीखने पे उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, उससे रिलेटेड आप सेमिनार्स अटेंड करें, उससे रिलेटेड जो कामयाब लोग हैं उनसे मिलें, और जो है वो अपनी लाइफ को मुनज़्ज़म रखें, सच बोलें। और जो लोग आप पे भरोसा करके आपके चार जुमले आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, उनके बेहतरीन मफाद में उनको एडवाइस करें। तो इन बेहतरीन हालात में भी आप बेहतरीन इनकम जनरेट करेंगे, और इस बेहतरीन इनकम के साथ साथ ये जो आपका रिस्क हलाला पर अर्न करेंगे, ये आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर बहुत मुस्बत और अनमित असरात छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खालिद थैंक साहब, यू। बहुत शुक्रिया।